नमस्कार दोस्तों। हम साम्यवादी आंदोलन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने कहा था मैं 10 पॉइंट में सारी कहानी ख़त्म करूँगा। साम्यवादियों के दमन के प्रयास छठे पॉइंट पे लिया था और उसमें हमने 2 बिलों की चर्चा की थी और साथ में ये भी कहा था कि टोटल 3 प्रयास हुए थे। पहला प्रयास हुआ था आपके पब्लिक सेफ्टी बिल के रूप में, जिसको हमने समझ लिया। उसके बाद दूसरा प्रयास विटले कमीशन के रूप में आया था, जिसको यहाँ लिखा नहीं मैंने, क्योंकि वो मैंने कंपनी अधिनियम 1934 में लिखवा दिया था नॉर्मली। और तीसरा प्रयास जो था वो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। और जो चौथा प्रयास था वो था मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है। ये 4 प्रयास किए गए। इन 4 प्रयासों का मेन जो मकसद था वो ये था कि किसी भी तरह से साम्यवादियों का दमन करना था, ताकि साम्यवादी जो है वो इस तरह से अपनी आइडियोलॉजी का प्रसार नहीं कर पाए। अब देखिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल की बात। देखो, नाम से पता चल रहा है ट्रेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है, ट्रेड का मतलब एक प्रकार से व्यापार से संबंधित हुई बात। अब इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जो विवाद होते थे, इन विवादों से संबंधित ये विधेयक था। ये पब्लिक सेफ्टी बिल के साथ मिलाया गया था। अब ये विवाद होते क्यों थे? इस विवाद के पीछे जो मेन कारण होते थे वो ये होता था कि मिल मजदूरों की कई सारी डिमांड्स होती थी और कई बार वो डिमांड्स जो है वो आपके मिल मालिक पूरी नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से कई बार यूँ कहिए कि ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इस वजह से इसका फ़ायदा उठा के जो कम्युनिस्ट लोग थे वो मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल करवा देते थे और इन हड़तालों का परिणाम ये होता था कि कहीं ना कहीं लॉस होता था। तो ये बिल इसलिए लाया गया था ताकि हड़तालों को कम किया जा सके, है ना। और हड़तालें कम होगी तो साम्यवादियों को मौका नहीं मिलेगा, इस वजह से बिल लाया गया था। और यह बिल 8 अप्रैल को 1929 को ही एक प्रकार से पारित भी कर दिया था। इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं थी, इसमें यही था मजदूर और मिलों के बीच, मिल मालिकों के मध्य कोई भी अगर विवाद होता है तो उसका जो समाधान है वो किया जाएगा वार्ता के जरिए। और दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं के जो उद्योग हैं उनमें हड़ताल नहीं होगी, और होगी करनी होगी तो वो 15 दिन पहले इसकी सूचना जो है वो आपके देंगे और सूचना के बाद ही हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 बातें थी, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसकी हेडिंग मैंने पिछली क्लास में दे दी थी। पिछली क्लास हमने बंद कर दी थी उसी जगह पे। 1928 में भारत में हड़तालें बढ़ रही थी। जिसका लाभ साम्यवादियों को मिल रहा था। हो रहा था। इस कारण हड़तालों को नियंत्रित करने हेतु हड़तालों को नियंत्रित करने हेतु यह बिल लाया गया। ठीक है, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए। ठीक है, तो देखिए पहला प्रावधान क्या था इसमें। तो सबसे पहला प्रावधान था वो ये था कि मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी होगी, कोई डिस्प्यूट होगा, तो उसको वार्ता के जरिए सुलझाया जाएगा, हड़तालों के जरिए नहीं, ठीक है। तो मजदूर और मिल मालिकों का जो भी विवाद होगा वो किसके जरिए? वार्ता के जरिए ठीक किया जाएगा। मजदूरों व मिल मालिकों
के मध्य के विवाद वार्ता के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि दूसरों के समर्थन में अगर कोई हड़ताल होती है तो उसको कंप्लीटली बैन किया गया। अब दूसरों के समर्थन का क्या मतलब है? जैसे मान लो मेरी मिल है, मैं जैसे मिल का मालिक हूँ और मजदूरों और मेरे बीच में कोई ऐसा विवाद हो जाता है, तो मजदूरों के संबंध में, मेरी मिल के मजदूरों के पक्ष में कोई तीसरा पक्ष हड़ताल नहीं कर सकता। ये इसलिए प्रावधान लाया गया था कि भारत के अंदर विभिन्न सारी मिलों में मजदूरों की पक्ष में तीसरा पक्ष मतलब कम्युनिस्ट उसको हड़ताल में शामिल हो जाते थे। तो दूसरा प्रावधान ये था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई भी संगठन किसी तीसरे के सहयोग में हड़ताल नहीं कर सकता। जिसकी डिमांड जिसको भी पूरी करवानी, जो असंतुष्ट वर्ग है वही हड़ताल करेगा, कोई दूसरा पक्ष उसके समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकता। किसी के समर्थन में अन्य पक्ष हड़ताल नहीं करेगा। ठीक है, अन्य पक्ष हड़ताल नहीं कर सकता, ये इसमें जो है वो व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और तीसरा जो बिंदु था उसको हम अगली अलग स्लाइड में लिख लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तीसरा बिंदु था कि कोई भी जो सार्वजनिक सेवा के उद्योग है ना, चाहे विद्युत हो सकता है वगैरह, इनमें हड़ताल नहीं की जा सकती। संबंधित उद्योगों में हड़ताल नहीं की जा सकती। और इस हेतु 15 दिन पूर्व सूचना जरूरी थी। इस हेतु 15 दिन पूर्व सूचना आवश्यक थी कि अगर किसी को हड़ताल करनी भी है तो कम से कम इंटीमेशन लेटर भेजेंगे, वो भी 15 दिन पहले, ताकि सरकार 15 दिन तक सारी चीज़ें जांच कर लेंगे कि कोई दूसरा पक्ष हड़ताल कर रहा है या मजदूरी हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल के उद्देश्य क्या है, क्या हड़ताल को वार्ता से होने से पहले ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये सारी चीज़ों का अच्छे से करके और प्रयास किया जाएगा कि इन 15 दिनों में हड़ताल को होने ही न दिया जाए, है ना। तो ये था इसमें कि सार्वजनिक सेवाओं से संबंध में जो भी उद्योग थे वो हड़ताल वहाँ पे ना हो। ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और इस बिल को उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को एक प्रकार से पारित करवा दिया गया था और उसके बाद ये बिल है वो यूँ कहिए कि
अधिनियम बन गया था। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि यह विधेयक 8 अप्रैल 1929 को अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, मतलब पारित हो गया था। ठीक है, तो ये दूसरा प्रयास था साम्यवादियों के प्रसार को रोकने का सरकार का प्रयास। तीसरा सबसे अहम प्रयास जो है वो था मेरठ षड्यंत्र केस, जो 1929 से लेकर 1933 के बीच में चला था। ठीक है, तो मैं हेडिंग देता हूं तीसरा केस की, मेरठ षड्यंत्र केस की। ये भी तीसरा ही हो गया, इसको अपन ऐसे ABC करके भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तीसरा जो है वो आपके मेरठ षड्यंत्र केस। से 1933। ठीक है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन के दमन के लिए सरकार ने टोटल 3 केस लाए थे। एक था आपके पेशावर केस, एक था कानपुर केस और तीसरा था आपके मेरठ केस। ये 3 केस थे, बड़े महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, पहले 2 हमने पढ़ चुके हैं, ये लास्ट आखिरी केस है। तीनों का एक ही मकसद था, साम्यवादियों का दमन। और सैद्धांतिक रूप से ये तो व्यवहारिक रूप से था, कागजों में ये तो लिख नहीं सकते साम्यवादियों का दमन, तो कागजी रूप से इसका मकसद क्या था, आरोप जो लगाया गया था वो ये था कि सम्राट की प्रभुसत्ता को हटाने के विरुद्ध जो षड्यंत्र किया गया था, इनके कारण हमने ये केस लगाया है। जबकि एक्चुअल चीज़ क्या थी, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि साम्यवादियों का दमन करना था। ठीक है, मेरठ में भी वही बात थी, कानपुर में भी वही केस में वही था और पेशावर केस में भी वही था। ठीक है, वास्तव में क्या था और आरोप क्या लगाया गया। ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र केस की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट इसमें वापस वही पकड़ में आता है कि मूल उद्देश्य था साम्यवादियों का दमन, और साथ साथ में जो ट्रेड यूनियंस थी, जितनी भी उस समय काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस बन गई थी उस समय, हमने ये सारा ट्रेड यूनियंस में पढ़ा भी है मजदूर आंदोलन में, उनको एक प्रकार से नियंत्रित करना था। साथ में इन ट्रेड यूनियंस को एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन से भी दूर करना था, क्योंकि कम्युनिस्ट सारे के सारे इन मजदूर आंदोलनों का उपयोग कर रहे थे। इन ट्रेड यूनियंस में कम्युनिस्ट घुस गए थे और ये सारे के सारे कम्युनिस्ट अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे इन ट्रेड यूनियंस की सहायता से। तो सरकार को लगा कि अब डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकते कम्युनिस्ट के ऊपर, लेकिन अगर ट्रेड यूनियंस को कमज़ोर किया जाए तो डेफिनेटली सीधा प्रभाव कम्युनिस्ट के ऊपर पड़ेगा। और इस वजह से मेरठ षड्यंत्र केस के जो मेन उद्देश्य थे वो एक ही उद्देश्य था, साम्यवादियों का दमन, और इस हेतु ट्रेड यूनियंस को नियंत्रित करना और साथ में ट्रेड यूनियंस को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखना, ताकि इसके माध्यम से इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा था कम्युनिस्टों के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये सीधा सा स्पष्ट सा उद्देश्य था मेरठ षड्यंत्र केस का। और इसको ध्यान में रखते हुए मार्च 1929 में 31 ट्रेड यूनियंस के नेताओं को गिरफ्तार किया और एक व्यक्ति उसमें नहीं था, एचिसन करके कोई था। टोटल 32 लोग हुए। 32 लोगों को मेरठ षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करके और कोर्ट के समक्ष केस इस बात का किया गया कि इन लोगों ने सम्राट की सत्ता को हटाने का षड्यंत्र जो है वो किया है, जबकि वो सारे जो नेता थे वो बेसिकली सारे कम्युनिस्ट लोग थे, उन्हीं को पकड़ा गया था।
और उसके बाद इनको है वो यूँ कहिए कि 1933 तक कड़ी सजाएं दी गई और कम्युनिस्ट सच में मेरठ षड्यंत्र केस के बाद में कमज़ोर हो चुके थे। कम्युनिस्टों की कमर एक प्रकार से टूट सी गई थी और फिर 1935 के आसपास कम्युनिस्टों का पूर्णचंद्र जोशी के नेतृत्व में पुनर्गठन होता है और फिर इनको है वो यूं कहिए कि दत्त ब्रेडले थीसिस आती है, जिसके जरिए इनको कहा गया कि आप जो है वो और सारे मजदूर संगठन वगैरह भारत की जो पार्टियां हैं आपके कांग्रेस वगैरह, इनमें घुस के इन पे कब्जा किया जाए। वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम मेरठ षड्यंत्र केस को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था। तो इस षड्यंत्र केस का मेन उद्देश्य क्या था, तो हम पहले ये लिखेंगे, सैद्धांतिक तौर पर सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले व व्यावहारिक रूप से साम्यवादियों के दमन हेतु यह केस आरंभ किया गया। ठीक है, ये थोड़ी लाइन पूरी नहीं हो पाई है ना। सैद्धांतिक रूप से सम्राट सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध यह केस दायर किया गया, ऐसे लिख लेना आप, है ना। षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध यह केस दायर किया गया व व्यवहारिक रूप से साम्यवादियों के दमन हेतु यह केस आरंभ किया गया था। ठीक है, इस बात को आप पूरा कर लेना। इसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन को नियंत्रित करना साथ ही इनको राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखना था। राष्ट्रीय आंदोलन से इसके अंतर्गत क्योंकि साम्यवादियों द्वारा इन्हीं यूनियंस का उपयोग किया जा रहा था। क्योंकि साम्यवादियों द्वारा इन्हीं यूनियन का अपने हितों के अनुरूप उपयोग किया जा रहा था। हितों के अनुरूप उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो ये
षड्यंत्र केस जो था, अगर आपको पूछे कि थियोरेटिकली क्या था, किताबों में क्या लिखा था, मतलब जो केस दायर किया था जज के समक्ष, तो उसमें क्या लिखा था? उसमें तो लिखा था कि भाई सम्राट की सत्ता के विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए हमने इनके ऊपर केस किया है आर्टिकल 121A के तहत। ठीक है। एक्चुअल में क्या था? साम्यवादियों के दमन हेतु ये केस था। ठीक है। किया क्या था? ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करने का प्रयास किया था, ताकि, और इनको राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखने का भी प्रयास था, ताकि साम्यवादी जो इनका गलत यूज कर रहे थे उसको एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, है ना। ये एक बड़ी बात थी। अब क्या हुआ, ये तो होगी बात इस केस का एक सामान्य परिचय। अब 20 मार्च 1929 को 31 ट्रेड यूनियंस के 31 नेताओं को प्लस 32 नेताओं को गिरफ्तार किया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चला आर्टिकल नहीं, सेक्शन 121A के तहत। ठीक है। आईपीसी की धारा 121A के तहत। 121A का मतलब था एक प्रकार से गलत तरीके से अभिव्यक्ति करना वगैरह, है ना। उस पे ये आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनता है मेरे हिसाब से। आप आईपीसी में हमने पढ़ा भी, ये काफ़ी अभी चर्चित भी रहे हैं बीच में, कई पत्रकारों को उठाया गया था उस टाइप से, और बाल गंगाधर तिलक पे, उन पे भी ये केस चला था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी, मेरे हिसाब से वही धारा है ये 121 से। ठीक है। इसको लिखिए, अगले पॉइंट पे हम जाते हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब देखो, ये तो एक केस का एक सामान्य सा परिचय था। अब अपन आगे इस केस को बढ़ाते हैं। 20 मार्च 1929 को मार्च 1929, देखो कुछ तारीखें इतिहास में महत्वपूर्ण होती है, हर तारीख को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। 20 मार्च 1929 को ट्रेड यूनियंस के 31 नेताओं को गिरफ्तार किया। आईपीसी के सेक्शन 1 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के 31 + 1 = 32। ट्रेड यूनियन के 31 नेता ट्रेड यूनियंस के थे, और एक नेता है वो ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं था। 32 नेताओं को गिरफ्तार कर इन पर मेरठ कॉन्स्पायरेंसी केस, मेरठ को मिरुत लिखते हैं, MEERUT, है ना, मिरुत लिखते हैं, चलाया गया। MCC शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मेरठ षड्यंत्र केस, मिरुत कॉन्स्पिरेंसी केस जिसको हम कहते हैं। तो ट्रेड यूनियंस के कितने नेता थे टोटल? 31 नेता थे। ठीक है। अब इन नेताओं के अगर अपन कुछ नाम लिखें, तो मैं आपको नाम की वैसे ज़रूरत है नहीं, फिर भी 2-4 लिख लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे एक GM अधिकारी थे। अब ये GM अधिकारी कौन थे? ये GM अधिकारी साइंटिस्ट थे, और जो कि मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन के जो लेक्चर होते थे उनमें भी ये भाग ले चुके थे, तो फिजिक्स के बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे ये। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन व मैक्स प्लैंक,
ये रिलेटिव थियरी के फिजिशियन थे और इनको आपके नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, कि व्याख्यान में भी भाग ले चुके थे ये थे। इसके अलावा ये ऐसे डांगे थे, ठीक है, मिराजकर थे, ठीक है। लिखने वाले कितनी सी लिख लेते हैं, लेकिन हमारे को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मिराजकर हो गया, ऐसे डांगे हो गया, और जोगलकर, सच्चिदानंद विष्णु घाटे, निंबालकर, फिलिप स्प्रेट, ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, है ना। फ्रांसिस ब्रेडले, एचिसन इत्यादि, ये प्रमुख नेता थे। तो इन 3 अंग्रेज़ों के नाम याद रखना थोड़े से, है ना। ये वैसे आगे और रिपीट होंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कई सारे नेताओं को इन्होंने इस समय गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़े बड़े नेता थे ये, मोस्टली सारे के सारे क्या थे, कम्युनिस्ट थे। मोस्टली 31 से कम्युनिस्ट थे, इवन 32 से कम्युनिस्ट थे। अब क्या हुआ, अब जब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया था, तो सम्राट की प्रभुसत्ता को इन्होंने चुनौती दी थी, इस बेस पे इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अब गिरफ्तार कर देने के बाद में अब यूँ कहिए कि इसकी हर जगह से आलोचना होनी शुरू हो गई। इनको जेल में डाल दिया, गिरफ्तारी के समय पहले क्या जेल में डालते हैं, मेरठ जेल में गांधी जी इनसे है वो मिलने गए, और फिर केस करने के लिए इनका पक्ष रखने के लिए चंदा किया, 1500 रुपये चंदा इकट्ठा किया। फिर कैलाशनाथ काटजू और छांगला साहब जो वकील थे, उन्होंने इनका पक्ष भी रखा। और उस समय आइंस्टाइन और H.G. वेल्स, रोम्या, इन लोगों ने, एफ रूजवेल्ट, इन्होंने आलोचनाएं भी की थी इनकी कि भाई इनको छोड़ देना चाहिए, केस से बरी कर देना चाहिए। इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो मैकडोनाल्ड थे उनको भी लिखा था कि भाई इनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, ये सब किया था। बावजूद उसके इनमें से 27 लोगों को सजाएं दी गई, ठीक है। और गांधी जी ने इसको एक प्रकार से कानून की आड़ में नंगा नाच बताया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें भी थी, लिखते हैं आगे। सॉरी, अब क्या हुआ, गांधी जी इनसे वार्ता करने हेतु मेरठ जेल में गए। यहाँ पे नेहरू जी का थोड़ा सा विवाद रहता है, क्योंकि नेहरू जी ने इनको कह दिया था कि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने नेहरू जी ने जाके कहा था कि भाई कांग्रेस आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगी, आप लोग है वो अपने जुर्म स्वीकार कर लो। हालांकि नेहरू जी की बात को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने भी इन नेताओं से वार्ता की थी, और नेहरू जी का थोड़ा सा आलोचना होती है इस समय, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी कि आप है वो यूँ कहिए कि अभियुक्त जितने भी थे कि जुर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। अभियुक्तों से वार्ता की थी और कहा था
कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। आपको जुर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नेहरू जी का मत था, लेकिन किसी भी अभियुक्त ने इस शर्मसार करने वाले प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो नेहरू जी और गांधी जी जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 31 लोग कम नहीं थे, 31 भी बड़े बड़े नेता थे ये सब। इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस केस की आलोचना की गई। देखो, सजाएं बाद में होगी, पहले केस दायर होता है, हियरिंग चलती है, और हियरिंग के बाद में ये जो आरोपित होते हैं उनको अपराधी घोषित किया जाता है और सजा दी जाती है। अभी सजा देने से पहले की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। केस चल गया, गिरफ्तार हो गए, अब भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, विदेशी प्रतिक्रियाएं क्या रही। विदेशी प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं, H.G. वेल्स और रोमेरोला, आइंस्टीन, रूजवेल्ट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने है वो इस केस की आलोचना की थी, और केस वापस लेने के लिए इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड को पत्र भी लिखे थे। ये बात मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। देखो क्या हुआ। H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रोमेरोला, रूजवेल्ट, तथा आइंस्टाइन जैसे लोगों ने इस केस की आलोचना की। इस केस की आलोचना की तथा ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड पत्र लिखकर केस वापस लेने का आग्रह किया। केस वापस लेने का आग्रह किया। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि
ये देखो, ये बहुत बड़े दोनों अंतर्राष्ट्रीय, दोनों क्या तीनों ही बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ठीक है, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। जब ये सब लोग बड़े लेवल पे जब अगर आलोचनाएं कर रहे हैं केस की, तो डेफिनेटली केस सही नहीं था, कोई रीज़न नहीं था इनको गिरफ्तार करने का। हालांकि उद्देश्य क्या था मैंने आपको बता ही दिया था, साम्यवादियों का दमन करना था। परंतु इन्होंने जो आरोप लगाया था ना कि भाई ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र का, वो आरोप ठीक नहीं था। तो इस तरह से केस चल रहा था, सुनवाइयाँ चल रही थी, देश विदेश में इसके विरुद्ध जो है वो आपकी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और अब आगे क्या हुआ, गांधी जी की एक टिप्पणी लिखनी शेष रह गई है। अब देखो क्या हुआ। तो इन 32 लोगों के विरुद्ध जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो गांधी जी ने क्या कहा कि ये कानून की आड़ में एक नंगा नाच है जो ब्रिटिश सरकार कर रही है। फिर गांधी जी के आग्रह पर 1500 रुपये इकट्ठे हुए और अपना खुद का वकील खड़ा किया गया इन 32 लोगों के पक्ष में, ठीक है। ये बात हम लिखते हैं। तो देखो क्या हुआ। गांधी जी ने इसे कानून की आड़ में नंगा नाच बताया। ये पूछते हैं कि गांधी जी ने किसको कानून की आड़ में नंगा नाच कहा है, तब मेरठ षड्यंत्र केस उतराएगा, ठीक है। नंगा नाच बताया। अब अभियुक्तों का पक्ष रखने के लिए के लिए 1500 रुपये चंदा एकत्रित किया। ठीक है। अभियुक्तों की तरफ से कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, वकील का नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाशनाथ काटजू तथा MC छांगला ने पैरवी करी। ठीक है। तो इस तरह से आलोचनाएं होने के बावजूद भी केस वापस नहीं लिया गया और अल्टीमेटली आपके वकील नियुक्त करना ही पड़ा और फिर इन्होंने वकील नियुक्त किया। अब सुनवाइयाँ शुरू हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा इनके ऊपर और 27 लोगों को, अभियुक्तों को अपराधी मानते हुए सजाएं दी गई। देखते हैं, ठीक है। आमसी छांगला ने पैरवी करी, ये सारी चीज़ हो गई। जनवरी 1933 में जनवरी 1933 में 27 अभियुक्तों को सजाएं दी गई।
ठीक है, इसलिए हम इस केस को 1929 से 33 के बीच में रखते हैं, क्योंकि 33 में केस स्टार्ट हुआ था, सॉरी 29 में, और 33 में जाके सजाएं दी थी। अब मुजफ्फर अहमद का पहला नाम आएगा, इनको है वो आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, आजीवन कारावास, और देश निकाला काला पानी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, ये सबसे बड़ी सजा इसको ही दी गई थी। उसके बाद में हम देखते हैं 3 वर्ष से कम वैसे किसी को सजा नहीं दी थी, मुजफ्फर अहमद को सबसे अधिक दी गई। फिर डांगे, स्प्रेट, घाटे, जोगलकर और नींबकर को ऐसे डांगे, सच्चिदानंद, विष्णु, घाटे और फिलिप स्प्रेट और जोगलकर ऐसे डांगे, घाटे, जोगलकर, ये वर्ड था नींबकर, वह देखो ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हाँ, स्प्रेट, अंग्रेज़ों के नाम तीनों को याद रखना, क्योंकि जनरली अंग्रेज़ों के नाम परीक्षा में पूछ लेते हैं। ठीक है, इनको स्पेशली ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये आपके, इनको सजा दी गई 12 वर्ष की, 12 वर्ष काला पानी। ठीक है, ये 12 वर्ष की सजाएं दी गई। उसके बाद में 10 वर्ष की सजा किसको दी गई थी, उसमें आपके एक स्प्रेट आ गया, ब्रेडले और मिराजकर, ब्रेडले, मिराजकर, व उस्मानी, इनको दी गई 10 वर्ष का काला पानी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, 3 वर्ष से कम किसी को नहीं दी सजा, किसी को भी नहीं दी गई। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी कि 27 लोग थे और एक भी व्यक्ति 3 वर्ष से कम नहीं था, सारे के सारे एक प्रकार से बड़े लेवल पे जो है वो आपके अंदर गए थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो इस तरह से इनको लंबी सजाएं दी गई, और फिर बाद में इनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ा, तब इलाहाबाद के जज शाह सुलेमान ने इनकी सजाओं को थोड़ा सा कम किया था। इलाहाबाद के जज शाह सुलेमान ने इन सजाओं को घटाया था। ठीक है, तो ये एक मेरठ षड्यंत्र केस की ब्रीफ जानकारी थी जो कि हमने देखी अभी। तो इस तरह से कईयों को सजाएं दी गई, और बाद में कुछ सजाएं जो थी वो आपकी यूँ कहिए कि कम भी की गई थी जज के द्वारा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद में स्थितियाँ ये भी थी कि कम्युनिस्ट सच में कमज़ोर हो गए थे, और अब
अंतिम प्रहार हुआ जब 1934 के अंदर 1908 के एक्ट का उपयोग करते हुए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसकी अनुषंगी जितनी भी पार्टियां थी उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आपके कोई भी पार्टी जो है वो आपके यूं कहिए कि भारत में कार्य नहीं करेगी। तो इस बेस पर आपके क्या किया गया, सारी पार्टियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कम्युनिस्ट पार्टियों पे ये प्रतिबंध 1942 तक रहेगा। इस बीच में क्या करेंगे वो 34 से 42 के बीच की बातें हम इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रतिबंध की बात यहाँ पे मैं नोट करके लिखवाना चाहूँगा आपको। ठीक है। तेईस जुलाई 1934 को 1908 के अधिनियम का उपयोग करते हुए भारत में साम्यवादी पार्टी तथा इसकी अनुषंगी संस्थाएं जो भी इससे ऑक्सिलरी जुड़ी भी थी वो सभी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब 1934 में प्रतिबंध लगा दिया कि अब ये स्वतंत्र रूप से तो काम नहीं करेंगी। अब पार्टी काम नहीं कर सकती, लेकिन जो कम्युनिस्ट लोग थे वो तो काम करेंगे, लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग पार्टी के रूप में काम नहीं कर सकते। तो अब इनके सामने संकट ये था कि आखिर किसी भी संगठन के बिना कार्य करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तब इन लोगों ने क्या किया कि भारत में उस समय भी दूसरे जो संगठन थे, इसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी और भी कई सारी पार्टीज थी, उनके साथ मिलके काम करना शुरू किया और कई इस समय छोटी मोटी नई पार्टीज भी स्थापित हो गई थी। अब छुपके चोरी छुपके काम तो हो ही रहा था खैर, लेकिन खुले तौर पे ये काम नहीं कर सकते थे। 1942 तक ये सब चलता रहा। 42 तक क्यों? क्योंकि 42 के अंदर इस पार्टी ने ब्रिटेन का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस का विरोध किया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, क्रिप्स मिशन की बात को स्वीकारा, ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को वापस मान्यता प्रदान करी 1942 में। तो 1934 से लेके इस प्रकार किया जो कि 1942 तक चलता रहा। ठीक है। अब देखो, अब बात यह है कि 1934 से 42 के बीच में इनकी क्या स्थिति हुई। तो 1934 से 42 ये प्रतिबंधन का काल था के मध्य साम्यवादियों ने भारतीय दलों के साथ मिलकर अथवा नए संगठन बनाकर
बनाकर कार्य किया। क्योंकि सीधी सी बात है, खुले तौर पे कार्य तो अब कर नहीं सकते, सीधा सा बैन था इसके ऊपर, और खुले तौर पे जब नहीं होगा तब आपको किसी अन्य संगठन का एक प्रकार से उपयोग लेना जरूरी था। ठीक है, और अन्य प्रकार का उपयोग क्या हो सकता है, आप किसी और संगठनों से मिलिए और उनके अंदर घुसिए, घुसने के बाद उस संगठन पर अपना कब्जा कर लीजिए। ये एक प्रकार से दत्त, रजनीपाल दत्त और ब्रिडले, जो कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जिनका जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इनकी थीसिस थी। इसमें यही था कि अब कम्युनिस्टों को कांग्रेस जैसी जो राष्ट्रीय संस्थाएं, जो राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रही है, उनमें घुस जाना चाहिए और धीरे धीरे राष्ट्रवादियों को वहां से हटाइए और आप उन संस्थाओं पे कब्जा कर लीजिए, ताकि आप अपने एजेंडे को मूर्त रूप दे सको। ये बात भी ठीक है। अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे 1934 से 42 के मध्य की स्थितियाँ क्या रही। ठीक है, हेडिंग दे देता हूँ। आगे हम हेडिंग दे चुके हैं, 6 तक दे चुके हैं, 7वीं हेडिंग। ठीक है, इसको हमें वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।